अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक और अमेंडमेंट पेश की गई है फाइनेंस बिल में अब से कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब की जानिब से। देखा जाए तो ये इस फिस्कल ईयर के लिए, इस माली साल के लिए ये तीसरा बजट था। पहला बजट जो है वो नून लीग ने पेश किया था, इसके बाद पहली इस्लाहात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सितंबर में की और अब एक और अमेंडमेंट इस फाइनेंस बिल में आई है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये दूसरा मिनी बजट है, लेकिन असद उमर साहब ने कहा कि ये इस्लाहाती पैकेज है, इसको आप मिनी बजट या बजट का नाम ना दें, ये इस्लाहाती पैकेज है जिसके जरिए मईशत में इस्लाहात लाई जाएंगी और जो सनतकार है उनको और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनमें बेहतरी लाई जा सकेगी। उनकी तरक्की के लिए हम ये रिफॉर्म पैकेज लेकर आए हैं। तीन चीज़ों पे उन्होंने खास तौर पे बात की। उन्होंने कहा कि एक तो हमें ये देखना होगा कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हम पैर फैलाएं, यानी कि जितनी हमारी आमदनी है अखराजात को उसमें कर्टेल किया जाए। फिर उन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाना है, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट का 70% होती थी, अब वो सिर्फ 40% रह गई हैं और सरमायाकारी को फरोग देना होगा, ये असद उमर साहब ने कहा। लेकिन जिस वक्त ये तकरीर कर रहे थे ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी, ऑपोजिशन इस बजट को रिजेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट इस स्पीच से पहले ही ऑपोजिशन ने यह फैसला कर लिया था, जॉइंट ऑपोजिशन ने यह फैसला कर लिया था कि हमें इस मिनी बजट को रिजेक्ट करना है, मुस्तरद करना है। और हमने देखा कि जो ट्वीट थे, चाहे वो शहरी रहमान साहिबा के हों या दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के हों, वो पहले ही आ चुके थे कि हम इस बजट को, इस मिनी बजट को रिजेक्ट करते हैं। और जिस दौरान असद उमर साहब ये तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी हंगामा आराई होती रही, नारे लगते रहे, गो नियाजी गो के नारे लगते रहे पार्लियामेंट में, ये सब हमने होते हुए। लेकिन असद उमर साहब का ये कहना कि हमने कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, हमने जो इस्लाहात किए हैं उससे गरीब को फायदा होगा, बिजनेस को फरोग मिलेगा, सरमायाकारी को फरोग मिलेगा और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पैदा होंगी। क्या ये बात दुरुस्त है या जो इकदाम लिए गए हैं उससे गरीब आदमी और एक आम आदमी पर भी फर्क पड़ेगा? इस प्रोग्राम में हम इस पर बहस करेंगे। मोहम्मद सोहेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इसके अलावा किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने भी। जुबैर साहब आपको भी शुक्रिया, सोहेल साहब आपको भी शुक्रिया। जुबैर साहब सबसे पहले तो जरा इस पर बात कर लेते हैं, अभी बजट आया नहीं था लेकिन जॉइंट ऑपोजिशन ने कहा बजट को मुस्तरद करते हैं। फिर जिस दौरान असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बजट में हम क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं, वो भी नहीं सुनी ऑपोजिशन ने, वहां पर भी मुस्तरद नारे लगाते रहे। मेरा ख्याल है शहजाद, बहुत ही पॉलिटिक्स होती है और असद उमर की स्पीच का मेरा ख्याल है 90% हिस्सा जो था खुद पॉलिटिकल था। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और पता नहीं किस किस चीज के स्विस बैंक अकाउंट्स का जिक्र कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो होता है बजट से। और एक जरूर फर्क था, अनलाइक पीटीआई व्हेन इट वाज इन ऑपोजिशन, तो वो सुनते नहीं थे, वो तो फाड़ के पेपर्स बाहर चले जाते थे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, और या आते ही नहीं थे, 5 साल की अगर आप तारीख पीटीआई की उठा लें तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि जो शोर शराबा भी था उसमें असद उमर की आवाज दबी नहीं थी और बिल्कुल क्लियर सबने सुना वो जो ये अपने प्रपोजल दे रहे थे। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तो ये कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री बजट नहीं है, इंट्रोड्यूस ही सप्लीमेंट्री बजट हो रहा है, उसको नाम ही सप्लीमेंट्री बजट दे रहे हैं, फाइनेंस बिल का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं ये सप्लीमेंट्री बजट नहीं है। टैक्सेशन मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि एक तो पीटीआई हैज टू कम आउट ऑफ वन बेसिक थिंग कि वो हमें अभी तक ये बताते हैं कि मुल्क को किस चीज की जरूरत है, कि जी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। कौन डिसएग्री कर सकता है इस चीज से, या सेविंग्स बढ़नी चाहिए या ग्रोथ बढ़नी चाहिए। लेकिन जो हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है, पहली बात तो ये है कि अगर ये खुद कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी मेजर्स थे, तो ये रेवोल्यूशनरी मेजर्स अगस्त 2018 में क्यों नहीं लिए गए? पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी सोच, आपका मैनिफेस्टो शुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन अगस्त 2018, नॉट इन जनवरी 2019 आफ्टर 6 मंथ। कि अगर आप ये कह रहे हैं रेवोल्यूशनरी और इससे जो है मईशत का पहिया बहुत तेज होगा, तो ये स्टेप्स आपको पहले उठा लेने चाहिए थे। दूसरी चीज ये है कि इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि जो हमारी इकोनॉमी की इस वक्त सिचुएशन है, मासवाद छोटे वोट मेजर्स के, जिससे स्टॉक एक्सचेंज से सोहेल सही कमेंट कर सकेंगे, उसको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। लेकिन जो ऐसे अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की रफ्तार तेज होगी आज की अनाउंसमेंट। लेकिन जुबैर साहब मैं उस पर आता हूं, तफसीलन बात करता हूं, लेकिन जो खदशे का इजहार किया जा रहा था कि महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा, नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, तो यही
नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, ये भी हमने नहीं देखा है। मैं सोहेल साहब से नहीं, मेरा ख्याल है होगा जी। शहजाद, होगा। देखें, अभी तो पूरा साइज ऑफ दी बजट डॉक्यूमेंट हमने देखा नहीं है कि एडिशनल टैक्स कितना इसमें आ रहा है और इसके रिजल्ट में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा कम होगा। लेट्स सपोज कि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट इसमें बढ़ेगा, क्योंकि ये अगर टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट कि जी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फाइनेंस बिल को तो देखकर हम ज्यादा अगर ये बढ़ेगा फिस्कल डेफिसिट, लेकिन जुबैर साहब अगर आपने एग्जेम्पशंस दी हैं और उसके बदले एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए हैं, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो वो तो बोरिंग बढ़ेगी और उससे महंगाई बढ़ेगी, और वो कटेल कहां से करेंगे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जुबैर साहब अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरह ये शोर मचाते थे, ये बाइकआउट करते थे, मुझे बहरहाल याद नहीं है कोई बजट हो और पीटीआई ने उसका बाइकआउट किया हो बजट सेशन का, लेकिन अगर वो करते थे तो ये मंतक कि हम भी वही करेंगे। आपको तो एक बेहतर और ज्यादा मैच्योर ऑपोजिशन बन के सामने आना था ना, आपने तो वो मिसाल क्रिएट करनी थी, या आपने वही करना था जो पीटीआई ने किया है, या जो पहले आप पीपल्स पार्टी के साथ करते थे जब हफीज शेख बजट पेश करते थे। नहीं, शहजाद लेट्स बी ऑनेस्ट, आप दिखा भी दीजिएगा, ये मेरा ख्याल है पहला बजट था एटलीस्ट उस जमाने के जब डार साहब वगैरह पेश करते थे। आप मिफ्ता इस्माइल का मई का बजट उठा के देख लें, आवाज ही नहीं आ रही होती थी उनकी। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो वो कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में उठा के देखें कि पाकिस्तान में कॉपियां फाड़ दी जाती थी, पाकिस्तान में वॉकआउट्स होते थे, पाकिस्तान में इतना शोर होता था कि फाइनेंस मिनिस्टर की आवाज नहीं होती थी, फाइनेंस मिनिस्टर को घेरे में ले लिया जाता था। वो सर घेरे में आप लोगों ने लिया था, वो हफीज शेख साहब जब बजट पेश कर रहे थे घेरे में नून लीग नहीं लिया था, वो पीपल्स पार्टी के दौर की बातें ज्यादा, उससे पुरानी बात नहीं। चले बहरहाल चले अब सियासत से आगे बढ़ के, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें सियासत दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। आप भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। असद उमर की स्पीच का 50% हिस्सा तो था ही सियासत, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो कभी भी नहीं सियासत करता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें की कि स्विस अकाउंट से पैसा जो है वो खर्च नहीं होता, ये आम आदमी का पैसा, उन्होंने भी बातें की थी। डिपार्चर है एक पाकिस्तान की ट्रेडिशन से कि फाइनेंस मिनिस्टर उठ के पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे थे, और जो उनका राइट है, मैं ठीक है। जुबैर साहब थोड़ा सा बहस को इसको आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद सोहेल साहब, असद उमर साहब ने कहा कि ये जो बजट है इसको आप बजट ना कहें, इस्लाहाती पैकेज है, क्योंकि सनती तरक्की, ज़राअत की तरह मईशत में जो इस्लाहात हैं वो इस बजट के जरिए हम ला रहे हैं। क्या ऐसा ही देखा आपने इस बजट को, या आपको लगता है कि ऐसी कोई खास चीज नहीं थी जैसे जुबैर साहब कह रहे हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े या बिजनेस को फरोग मिले? बज़ाहिर जो तकरीर सुनी उससे मुझे लग रहा है कि कुछ इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ही नेगेटिव हुआ है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का शटर हुआ है, तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश ज़रूर की है कुछ सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो, और ओवरऑल जहाँ तक मैंने सुना है सुपर टैक्स भी जो है नॉन बैंक्स कंपनी यानी सैकड़ों कंपनियाँ होंगी जो 50 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, उसमें टैक्स रेट की छूट दे दी है। तो इससे तो बधाई लग रहा है कि उनको 4 महीने में रियलाइजेशन हो गया है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, बिजनेस स्लो डाउन भी है। तो ये बज़ाहिर तकरीर देख के तो लग रहा है कि एक एफ़र्ट है कि इसको बेहतर किया जाए, और आप इसको पॉलिसी चेंज कहें, फाइनेंस बिल के अमेंडमेंट कहें, मिनी बजट कहें, जो भी कहें, ये किसी मुल्क के लिए अच्छी रिवायत नहीं है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद एक एसआरओ आ रहा है या एक बजट आ रहा है। एक विजन, एक पॉलिसी, एक डायरेक्शन होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली अभी कमज़ोर लग रही है, जिसमें सबसे बड़े आप एग्जांपल देख लें फाइलर नॉन फाइलर का। 4 महीने पहले जिस गाड़ी नॉन फाइलर ले सकता था उसको रिवर्स किया गया, अब वापस उसको अलाउ कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए, बिज़नेस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छे मेजर्स हैं, मगर डायरेक्शन जो है अभी तक इस हुकूमत की क्लियर नहीं हो रही है कि वो क्या करना चाहिए, बिलखुसूस फाइलर को सपोर्ट करना चाह रही है या नॉन फाइलर को। ये कन्फ्यूजन जो है मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आज सोहेल साहब इन्होंने कहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स थे और उस पर कैश विड्रॉल अगर कोई फाइलर करता था तो उसको भी 0.3% का टैक्स देना पड़ता था, उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया, आज खत्म कर दिया है। मतलब विड्रॉल पे फाइलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन साथ ही 1300 सीसी या उससे कम की गाड़ी अब नॉन फाइलर भी ले सकेंगे। और उन्होंने मिसाल दी है कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर में क्योंकि एक ब्रैकेट रखा है कि 50 लाख से ऊपर की जायदाद नॉन फाइलर नहीं ले सकेगा, इसीलिए ये ब्रैकेटाइज करना यहां पे भी जरूरी था, और 1300 से छोटी गाड़ी आप ले सकते हैं। ये दुरुस्त इकदाम है, क्योंकि सितंबर में जो बजट पेश किया था उसमें भी ऐसा ही मेजर लेने की कोशिश की थी और बाद में उसको वापस लेना पड़ा था। बाद में सिर्फ जो रियायत रखी थी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए थी,
बेवाओं के लिए थी या उन लोगों के लिए थी जो रिक्शा या छोटी मोटरसाइकिल लेना चाहते थे? तो मेरा तो ख्याल ये था कि इसमें मैंने कहा कि जब ये फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया था तो मेरा तो ख्याल था कि आगे जाके इसकी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि नॉन फाइलर फाइलर हो जाएं और इवेंचुअली नॉन फाइलर को हम कंप्लाइंट बनाएं और फाइलर बनाएं, या अगर नॉन फाइलर है तो फिर उसको पनिश करें। मगर ये जो पॉलिसीज़ हैं 3-4 जिसमें गाड़ियों वाली है पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज़ हैं, तो उससे ये कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। जिस तरह मैंने कहा कि आइडियली पाकिस्तान में कोई भी नॉन फाइलर नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी कंट्री है जहाँ पे हुकूमत वक्त एक नॉन कंप्लाइंट को सहूलत दे रही है, उसको रिकॉग्नाइज़ कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि एक पॉलिसी लेनी चाहिए, इसमें अपोजिशन को और हुकूमत को बैठ के एक फ़ैसला करना है कि हमें इस तकसीम को क्या बरकरार रखना है कि नहीं, और अगर ये तकसीम रहेगी तो किसी को मोटिवेशन नहीं होगी कि वो फाइलर बने, और ख़ास तौर से अगर ये तकसीम भी रहेगी और नॉन फाइलर को सपोर्ट किया जाएगा तो कोई बिल्कुल ही फाइलर बनने की कोशिश नहीं करेगा। जुबैर साहब, आप कैसा देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, पिनलाइज करने का मकसद यही था नॉन फाइलर्स को कि वो आहिस्ता आहिस्ता आए और फाइलिंग की तरफ आए, लेकिन एक दफा फिर हमने देखा है कि 1300 सीसी उससे छोटी गाड़ियां अब नॉन फाइलर भी ले सकेंगे। क्या करने की जरूरत थी? और अगर इसी तरह बार बार हम 1-2 साल के बाद इनको ये हौसला देंगे कि नहीं ये पॉलिसी है लेकिन ये पॉलिसी हम तब्दील कर देंगे, तो क्यों वो नॉन फाइलर फाइलर में कन्वर्ट होगा? ये तो हम उनको बता रहे हैं कि जो भी पॉलिसी आती है 1.5-2 साल के लिए होती है, तो आप अगर नॉन फाइलर है 2 साल मुश्किल वक्त बर्दाश्त करें, 1 साल मुश्किल वक्त बर्दाश्त करें, इसके बाद हम आपको छूट दे देंगे इसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, और पीटीआई का अपना कंसिस्टेंट स्टांस था पिछले 5-6 साल से। 2012 में आपको शहजाद याद होगा, सुहेल को भी याद होगा कि एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक लेके आई थी बिल या जो भी, उसके थ्रू ये था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और 4 महीने तक पैसा रखते हैं तो वो चाहे जहां से भी पैसा हो, ब्लैक का हो, वो वाइट हो जाएगा। और पीटीआई ने उस वक्त शदीद एतराज किया था। उसके बाद जो भी इकदाम पिछले 5 साल में पीएमएलएन की हुकूमत में हुए थे, और फाइनेंस मिनिस्टर का तो कंसिस्टेंट स्टांस ये था कि आपको जितना बड़ा भी सेटबैक लेना पड़े, चाहे आपका टैक्स रेवेन्यू अफेक्ट हो बुरे तरीके से, लेकिन आप कभी भी इस किस्म के, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम के वक्त अभी जब पिछले साल मई में एमनेस्टी स्कीम आई थी, उस वक्त भी यही स्टांस था कि ये क्या है कि आप उन लोगों को सहूलत देने की बात करते हैं हर थोड़े अरसे के बाद, तो क्यों कोई सही राह पर आएगा और टैक्स देना शुरू करेगा एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही रेट्रोग्रेसिव स्टेप है। सही, लेकिन जुबैर साहब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके इन 5 सालों में भी कोई खातर का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हमने एक पीरियड ऐसा देखा जिसमें डिक्लाइन हुआ फाइलर्स की, और अभी भी इस साल भी 1.4 मिलियन, सिर्फ 14 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से गालिबन 5 लाख लोग जीरो टैक्स फाइल करते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं कि 5 साल में एक हुकूमत कर क्या सकती है। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, 4 साल में 80% फाइलर्स इंक्रीज हुए हैं, 80%। जहां पर 3.3 करोड़ लोग 2013-14 में टैक्स फाइल करते थे, 3.3 करोड़, अब जो है 6.85 करोड़, मतलब 80% से उन्होंने अपने बढ़ा लिया। 3.3 करोड़ से लेकर 6.85 करोड़ तक उन्होंने अपने टैक्स फाइलर्स को बढ़ा लिया 4 साल में। हमारी हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती है? क्या वजह है इसकी? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना सबको। जी जी जी, अच्छा मैं जवाब देता हूँ। एक तो मैं बिल्कुल इसको पीएमएलएन की हुकूमत का फेलियर तस्लीम करता हूँ कि नंबर ऑफ फाइलर्स जो हैं उसको बढ़ाने का जो हदफ होना चाहिए था वो बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए था, और उसको, लेकिन हमने जो कोशिश की थी, बुनियाद डाली थी, शहजाद प्लीज अंडरस्टैंड, वो बुनियाद इसी सिलसिले में डाली थी। और हमें इतना शदीद ऑपोजिशन थी, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि नन फाइलर के लिए हमने जब इंट्रोड्यूस ये किया था मेजर, तो आपको याद होगा कि इस पर शदीद मुखालफत हुई थी, और बल्कि एक बैंकिंग सिस्टम आउटसाइड द बैंक बन गया। जुबैर साहब, फेलियर तो है, और आप कह रहे हैं कि हमने बुनियाद रखी। बुनियाद आपने अप्रैल 2018 में रखी, जब आपने हुकूमत को जाने में 1.5-2 माह रह गए थे। नो शहजाद, मैं जो कह रहा था आपने मेरा ख्याल सुना नहीं।
जब हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर फाइलर और नॉन फाइलर में तफरीक की थी जी, और हमने ये कहा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नॉन फाइलर जो होगा वो इतनी पेनल्टी देगा 0.6 या जो भी था, और इसी तरह से बहुत सी दूसरी चीजों में, चाहे वो बिजली का बिल था और कार खरीदने के हवाले से था या दूसरी चीजों में, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने यही चीज इंट्रोड्यूस की थी और कुछ 6 महीने में वापस ले ली थी। हमने 4 साल वो वापस नहीं लिया। हमने वो लास्ट में आके जो आप कह रहे हैं कि कारों पर हमने जो लगाया था, वो एक एग्जाम हमने लास्ट ईयर लगाया था, बट उसके अलावा मैं इसमें जरा सोहेल साहब की भी राय ले लूं। सोहेल साहब, 14 लाख टैक्स फाइलर है अभी। इंडिया की मैंने मिसाल दी, 4 साल में 80% इजाफा हुआ है वहां पे फाइलर्स में। ठीक है, वहां पे भी अभी तक तकरीबन 28 से 30% ऐसे लोग हैं जो जीरो टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन फिर भी 80% इजाफा फाइलर्स में। क्या वजह है हम नहीं कर सके ये अब तक? देखें, मेरे ख्याल में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में टैक्स फाइलर जो हैं वो 14 लाख हैं, मगर टैक्स पेयर करोड़ों में हैं। जो भी टेलीकॉम का बिल देता है या प्रीपेड कार्ड ख़रीदता है उससे एडवांस टैक्स कट जाता है। यही नहीं, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय का टैक्स काटते हैं, वो भी कोई करोड़ के करीब या 50 लाख से करोड़ के करीब है। अलमिया ये है कि जो सबसे आसान टैक्स होता है जो एम्प्लॉय भरता है को भरना चाहिए, वो भी एक सर्वे के मुताबिक 5 एम्प्लॉय में से जिनका टैक्स एम्प्लॉयर काट लेता है, एक एम्प्लॉय जो है वो टैक्स फाइल करता है। तो आई थिंक एक तो ये स्टैटिस्टिक्स है। सबसे बड़ा रीज़न ये है शहजाद कि हमने टैक्स फाइलर को ना सपोर्ट किया है ना इंसेंटिवाइज किया है, बल्कि टैक्स फाइलर का नुकसान है। हम अपने इदारे में देखते हैं, अगर 100 लोग होते हैं जिसका सैलरी पर टैक्स कटता है, जिसमें से 12 लोग फाइल करते हैं, तो जो ऑडिट के जो लेटर्स आते हैं उन 12 में से आते हैं, और जो बाकी 88 अफराद होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि टैक्स फाइल भी करते हो और ऑडिट भी भुगतते हो। नंबर 1 तो मेरे ख्याल में इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बहुत सारी होती हैं, मुझे याद है 10 साल पहले जब ऑनलाइन टिकटिंग आई थी, तो जो ऑनलाइन टिकट ख़रीदता था PIA की वेबसाइट से, उसको 5% 10% रियायत मिलती थी। तो अगर इस तरह की कोई स्कीम बनाई जाए कि जो फाइल करेगा उसको टैक्स में रिबेट मिलेगा, या जो फाइल करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा होटल्स में, ट्रैवलिंग में, खाने में, पीने में, वॉटएवर, तो लोग इंसेंटिवाइज होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। दूसरी जानिब जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीक़ेकार है वो एक बहुत बड़ा अजाब है, जिसके लिए एक टैक्स कंसल्टेंट हायर किया जाता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो उसको आपके टैक्स रिटर्न को मिसयूज़ भी कर सकता है। इस हुकूमत ने आते ही असद उमर साहब ने कहा था कि हम बहुत जल्द एक बहुत यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके तहत जिस तरह आप कोई करीम से या ऊबर से गाड़ी बुक करते हैं, इस तरह रिटर्न फाइल होगा। तो अगर इंसेंटिवाइज कर दिया जाए टैक्स पेयर्स को फाइल करने के लिए, नंबर 1, और अगर एक बहुत ही सादा एप्लीकेशन बना दी जाए, तो मेरे ख्याल में ये साल में 1 करोड़ बासानी पहुंच सकता है। सही। सोहेल साहब, आज आपने कहा कि शायद हुकूमत अभी तक कंफ्यूज है फाइलर और नॉन फाइलर के बीच में कि उनको इंसेंटिवाइज करना है, पनिश करना है, क्या करना है, लेकिन आज के इस मिनी बजट में एक चीज तो हमने देखी है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस है, हाउसिंग सेक्टर है, ज़राअत है, इसको इंसेंटिवाइज किया है। खासतौर पे इनके जो कर्जे होते थे बैंक से, तो अब उसका जो मुनाफे पे टैक्स था उसको 39% से 20% कर दिया है। बैंक्स इंकरेज होंगे ज्यादा लेंड करने के लिए इन सेक्टर्स को, और इन सेक्टर्स की तरक्की मुमकिन होगी। जी बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये एक एफर्ट लग रही है हुकूमत की कि जो अपनी वेलफेयर स्टेट का जो उन्होंने स्लोगन लगाया था, या बिजनेस मैन के साथ हैं, इन्वेस्टर के साथ हैं, वो शायद वो पिछले 5-6 महीने में शायद वो भूल गए थे या फोकस नहीं कर सके थे। तो ये एक एफ़र्ट ज़रूर है कि SMEs को और एग्रीकल्चर को, जहाँ पे अक्सर बैंक्स जो है लोन नहीं देते, बैंक्स की जो लैंडिंग होती है वो ज़्यादातर बिग कॉरपोरेट्स को होती है, तो ये एक इंसेंटिव तो होगा बैंक्स के लिए कि SMEs की तरफ से और एग्रीकल्चर को भी फोकस किया जाए। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये बजट जो है, या इसको आप जो भी इकोनॉमिक पैकेज कह लें, ये इन्वेस्टर और बिजनेस फ्रेंडली ज़रूर है, और एक अटेम्प्ट भी है कि इसको जो कॉन्फिडेंस शटर हुआ है उसको मैनेज किया जाए। बिजनेस फ्रेंडली बजट है। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शबर साहब, ये वादा किया था कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, कोई मजीद इजाफी टैक्सेस नहीं लगेंगे, ऐसा ही है बजट, या आपको लगता है कि इससे टैक्सेस में इजाफा होगा जिससे एक आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा?
हमारा राब्ता जो है वो शहबाज जैदी साहब से मुनक़ता हो गया है, हम उनकी तरफ वापस आएंगे। ये वादा किया गया था असद उमर साहब की जानिब से कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टर और बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने के लिए बजट होगा और इसमें मजीद इजाफी टैक्सेस को जो है वो नहीं लगाया जाएगा। क्या ये बजट वैसा ही था? इसमें सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि मीडियम एंटरप्राइजेस और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या ज़राअत है, ये रियलाइजेशन थी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज अभी तक हमें नहीं समझ आ रही है कि एक शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू में, शॉर्टफॉल दिसंबर तक भी देखा गया है और आगे भी हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बड़ा ह्यूज होना है। तो क्या ऐसे इकदाम हैं जिससे टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जिस तरह मैंने कहा कि ये बिज़नेस का कॉन्फिडेंस हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो, मगर हमें मैक्रो पिक्चर नहीं भूलनी चाहिए। जो पिछला क्वार्टर गुजरा है दिसंबर का, उसमें क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से माइनस हो गया है। मैंने पिछले काफ़ी सालों में रेवेन्यू गिरता नहीं देखा है, बल्कि अगर आप 6 महीने का भी आप देखें तो 3% की ग्रोथ है। और अगर आप पिछले कोई 5-7 साल का तजिया करें तो कम से कम 15-18% की ग्रोथ होती रही है। और एक रूल ऑफ थंब भी है कि जितनी आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, कोई 12-13%, कम से कम इतनी तो ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये पिछले 6 माह में ये 3% ग्रोथ रह गई है। और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि शायद IMF तो कह ही रहा है, बाकी लेंडर्स भी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट है वो एक ख़तरनाक लेवल तक बढ़ गया है। और कम अज़ कम आज के जो पॉलिसी मेजर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200-300 बिलियन के टैक्स मेजर्स होंगे, मगर असद उमर साहब की तकरीर से तो बधाई नहीं लग रहा कि ये है। मगर जिस तरह ज़ुबैर साहब ने कहा, हो सकता है कि जब हम पूरा बिल देखें और उसकी बारीकियों में जाएं तो कुछ ऐसे टैक्सेशन मेजर्स भी हों जो तकरीर से वाज़ेह नहीं हो सके। और अगर ये टैक्सेशन मेजर्स नहीं हैं तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो प्रिंटिंग। इस स्पीच में बज़ाहिर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया असद उमर साहब ने जिससे फौरी तौर पे जो है टैक्स बढ़ेगा। हाँ, अगर बिजनेस ग्रो होगा, जैसे वो कह रहे हैं कि छोटे बिजनेसेस को हमने खास तौर पे सपोर्ट किया है, तो जाहिर सी बात है टैक्स बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्ट ऐसा कोई मेजर उनकी तकरीर में नहीं था। फाइनेंस बिल की गहराई में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा कंसर्निंग होगा अगर पाकिस्तान कोई ऐसे इकदाम नहीं लेता जिससे अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सके। फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ज्यादा होगा और अभी भी जो टैक्स कलेक्ट करना था दिसंबर तक के महीने पे, उससे हम पीछे हैं टारगेट से। ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बजट सेकंड अमेंडमेंट पेश किया है, जिस पर हम इस वक्त बहस कर रहे हैं कि क्या इससे एक आम आदमी की जिंदगी पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, या बिजनेस के हवाले से जो कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेसेस को फरोग देने के लिए हम ये बजट लेके आ रहे हैं, वो बात दुरुस्त है। इस वक्त शहबाज जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैक्रो लेवल पे बात कर लेते हैं, क्या इस बजट में ऐसे टैक्सेस हैं जिससे ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू हम बढ़ा सकें ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो और जो टारगेट हम अभी तक दिसंबर के महीने तक नहीं मीट कर पाए, वो टारगेट हम अचीव कर लें जून 30 तक? देखिए शहजाद साहब, मैं आपकी बुनियादी बात से डिसएग्री करता हूँ। ये पहली बात तो ये मिनी बजट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये इसका फोकस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नहीं है। बिल्कुल क्लियर वाज़ेह अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ और जो मेरी नॉलेज में है, ये इसका कोई ताल्लुक कलेक्शन एफर्ट से नहीं है। और ये एक माशी पैकेज है जो कि सनत और खास तौर पर छोटी सनत और पाकिस्तान की सनती कंसोलिडेशन के लिए पेश किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं असद उमर साहब को और इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ उस हिम्मत पे जो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में किया है पाकिस्तान में सनत और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इसको मिनी बजट कहना मेरे हिसाब से ज़्यादती होगी। सही, लेकिन मुझे ये बताइएगा जो शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू में, हम कैसे मीट करेंगे जून 30 तक उसको? फिर मुझे एक बात बता दें कि शॉर्टफॉल अगर पाकिस्तान का 170 बिलियन से कम होकर 100 हो जाएगा तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, या अगर ये शॉर्टफॉल 4,200 और हो जाएगा तो पाकिस्तान खराब नहीं हो जाएगा। ये जो हमने बजट की 200 बिलियन के फिगर के पीछे लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है, इसको हम खत्म करें। ये जरूर है कि डेफिसिट को हमें मैनेज करना होता है, मगर इसके लिए ये शॉर्ट टर्म और बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म के जो एफर्ट हम करते रहे पास्ट में, तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ ये गलत हैं। और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल बेस पे खड़ा करना है, जिसके लिए मेरे हिसाब से ये कदम जो उठाए गए हैं
ये बिल्कुल मुनासिब है और इसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो आप शायद दुरुस्त बात करें, लेकिन जो IMF का भी प्रेशर है, हाँ शॉर्ट टर्म में मैं इस साल की बात कर रहा हूँ कि जो टारगेट मीट करना होगा, वरना फिस्कल डेफिसिट आपका फिर बढ़ जाएगा 150-200 अरब से, उसका क्या करेंगे फिर? सर टारगेट मीट करना होगा 150-200 अरब, अगर आप टैक्स की बात करते हैं और 200 में सब्सिडी देते हैं बिजली पर, तो ये सब मैं सर अकाउंटेंट हूँ, आपसे ज्यादा इस चीज को समझता हूँ। ये 100-150 बिलियन रुपीज के पीछे आप पूरी गवर्नमेंट को स्टेक पे नहीं रख सकते। मेरा कहने का मकसद ये, असद साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में ये बात की है कि इस बजट को या इस डॉक्यूमेंट को जो आज प्रेजेंट किया गया है, इसको आप रेवेन्यू टारगेट के नजर से नहीं देखें, रेवेन्यू टारगेट की नजर से ना देखें, ठीक है। मेरा आपको दोबारा गुजारिश है कि प्लीज इसको इस अकाउंटिंग और टैक्स ट्रांजैक्शन को जो हम आपसे ज्यादा वाकिफ हैं उससे हट के सोचें। जी बिल्कुल, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं और आप कह रहे हैं कि इसका मकसद ही नहीं था, इस बजट का मकसद ही नहीं था कि हमने टैक्सेस को लगाना है, इससे बिजनेस को फरोग देनी थी। जुबैर साहब, अब शब्बा जैदी साहब तो कह रहे हैं खराज तहसीन पेश करता हूं वजीर आजम को, मोहम्मद सुहेल साहब भी कह रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली बजट है, क्योंकि शायद ये रियलाइज के सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं है अब इन्वेस्टर्स का और बिजनेस कम्युनिटी का, तो बिजनेस को फरोग देने के लिए बजट आया है। लेकिन आप कह रहे हैं कोई ऐसी चीज आपको नहीं नजर आई जिससे आपको ओवरऑल एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता हुआ नजर आया इस बजट के जरिए। एक तो शब्बर जैदी साहब ने कहा कि इसको बजट नहीं कह सकते, सप्लीमेंट्री बजट नहीं कह सकते। मैंने तो कहा भी नहीं था, ये तो खुद हुकूमत ने कहा था कि सप्लीमेंट्री बजट लेके आ रहे हैं। अब इसी वजह से लास्ट वीक एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अगर ये टैक्स मेजर्स नहीं अनाउंस करने तो ये आपको तो पार्लियामेंट में आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो वैसे ही अनाउंस कर सकते हैं। वाई डू वी हैव टू वेट एंड अनाउंस एंड ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्पीकर ने भी यही कह के इंट्रोड्यूस किया था जैसे वो बजट का इंट्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जैक्टली वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ वही की गई थी। दूसरी बात यह है कि मेरा बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो जून से दिसंबर तक 175 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल था, क्योंकि जो 3 अहदाफ फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए थे उसमें फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल बताया था, तो अभी हम उसको फिर साथ में इग्नोर भी कर दें कि जी आपने अगर टैक्स रिलीफ दिए हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई एडिशनल टैक्स मेजर्स नहीं बताए या एक्सपेंडिचर को कट करने की बात नहीं बताई, तो फिर जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा उसको फिर भी तो फाइनेंस करना पड़ेगा ना, और वो इन्फ्लेशनरी होगा। और एक और मेरा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है शहजाद, जो जवाब नहीं दिया गया और एड्रेस नहीं किया गया, आज करें या कल करें या जब भी, जो आपने डिवैल्यूएशन की है और प्राइस पॉलिसी रेट हाइक हुआ है, उससे जो आपका डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन 700 बिलियन रुपए बढ़ जाता है। तो वो गैप कहां से फुलफिल होगा? तो आप इतने बड़े बड़े मोटे मोटे नंबर्स को भूल के तो नहीं आगे बात कर सकते। सही, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन इस वक्त शब्बर साहब का ये राय है कि ये सिर्फ ये जो आप इसको डॉक्यूमेंट कहें या जो भी कहें सप्लीमेंट्री बजट है, इससे टैक्सेस नहीं बढ़ाने का मकसद है कि 100-150 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट कर ले। बिजनेस फ्रेंडली बात करते तो उन्होंने भी नहीं करनी थी ना जी भाई, उन्होंने तो कहा ही ये था कि हम ये लेके आ रहे हैं। नहीं, वो तो और कह रहे हमारा सवाल ये था कि अगर आप बजटरी मेजर्स नहीं अनाउंस कर रहे तो आप अनाउंस कर दें, वैसे ही अनाउंस कर दें, पार्लियामेंट में जाने की क्या जरूरत है? बिजनेस को फरोग मिलेगा, सरमायाकारी को फरोग मिलेगा, इससे आप इत्तेफाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक कर रहा, क्योंकि उसमें 2 मेन चीजें। एक तो ये है कि बिजनेस इज अबाउट सेंटिमेंट। क्या सेंटिमेंट आज की तकरीर के बाद चेंज हो जाएगा? सेंटिमेंट विच इज फंडामेंटल टू इन्वेस्टमेंट, और वो उससे उसका सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी से, सर्टेनिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक आउटलुक से। और अगर आप ये बार बार चीजें करेंगे, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर ये रेवोल्यूशनरी स्टेप्स अगस्त 2018 में अनाउंस किए जाते तो हमारी मार्केट में जो ऊपर नीचे और इतनी तबाही आई और इकोनॉमिक सेंटिमेंट खराब हुआ, वो ना होता। सो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट पैकेज आया है जिससे, और खास तौर पर अगर आया भी होता तो फाइनेंस मिनिस्टर फिर बताते कि ग्रोथ रेट इससे कितना बढ़ेगा। भाई अगर आप कह रहे हैं कि आप इंकरेज करने के लिए ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होना चाहिए ना ग्रोथ पर, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर भी बात करता हूं सुहेल साहब से। लेकिन सुहेल साहब, जो इससे पहले स्टॉक मार्केट के हवाले से मेजर्स लिए गए हैं वो तो यकीनन बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं ब्रोकर्स के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल, क्योंकि जो विदहोल्डिंग टैक्स था ट्रांजैक्शन पे 0.02% का, उसको एबॉलिश कर दिया है। खबरें थी कि शायद उसको आधा किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया है। फिर जो कैपिटल लॉसेज होते हैं
उसके हवाले से कहा गया है कि ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा। आज का अगर आप लॉस है उसको आप अगले साल या उससे अगले साल एडजस्ट कर सकेंगे, तो ये तो बड़ा फायदेमंद होगा इन्वेस्टर्स के लिए भी और ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए। जी जी बिल्कुल होगा, और यही मैंने कहा कि ये अटैम्प्ट ज़रूर है कि जो लॉस कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर किया जाए। ये विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म हुआ है, मगर जो टैक्सेशन है ब्रोकरेज पर वो लगेगी। मगर इसका हमने कैलकुलेट किया था कि आजकल के जो हालात हैं उसमें कोई 1 अरब रुपए का कैश फ्लो का फ़ायदा ब्रोकर कम्युनिटी को 1 साल का होगा। इसी तरह जो इन्वेस्टर है उसको भी फ़ायदा होगा कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है वो अभी 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि ये अटेम्प्ट है एक लॉस्ट कॉन्फिडेंस या जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा था इन्वेस्टर्स और हुकूमत के बीच में, उसको रिस्टोर किया जाए। दूसरी तरफ मैं ज़ुबैर साहब को की बात को भी सपोर्ट करूंगा कि जो नुकसान हो गया है 6 माह में ये कॉन्फिडेंस की वजह से और जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब होने की वजह से, वो उसकी पूरी तलाफ़ी तो नहीं हुई है, मगर ये अटैम्प्ट ज़रूर है। मगर आगे आने वाले दिनों में एक जो डायरेक्शन है उसका तयन होना ज़रूरी है। उसमें IMF का रोल सबसे बड़ा है। और दूसरा ये है कि ये 100-150 अरब रुपए रेवेन्यू की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में 700-800 अरब रुपए के खसारे की बात है। क्योंकि रेवेन्यू अगर आपने बढ़ा भी लिया तो जिस तरह जो डिवैल्यूएशन हुई है और जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो हमें ये भी देखना है कि फिस्कल डेफिसिट को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये आगे आने वाले दिनों में ये सवाल ज़रूर होगा और हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि इस सवाल का जवाब दें। मगर ये स्टॉक मार्केट के लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा पैकेज है, अच्छा स्टेप है, और हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं इन मेजर से खुश भी होंगे। एक और भी बहुत पुराना इशू है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ख़ासतौर पे एक्सपोर्टर्स, वो कहते हैं हमारे टैक्स रिफंड एक अरसे से हुकूमत के पास हैं, हम बैंक से कर्जा लेते हैं, उस पर मजीद इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन हुकूमत हमें पैसे वापस नहीं करती, हमारी लिक्विडिटी का बड़ा इशू बनता है। तो असद उमर साहब ने यकीन दहानी कराई है फेब ऑनवर्ड्स उसको भी रिजॉल्व किया जाएगा, बॉन्ड इशू किए जाएंगे गालिबन, लेकिन वो कह रहे हैं कि फेब ऑनवर्ड्स इसको हम हल कर लेंगे मसले को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है कि हम रिफ़ंड पे करेंगे, ये 3-4 माह से है। अच्छा है, देर आए दुरुस्त है, अगर वो कर दें बहुत अच्छी बात है। मगर ये पिछले 3-4 माह से जो ख़ास तौर से टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी भी डिमांड है, प्लस जो सर्कुलर डेट है जिसके लिए हम 3 माह से सुन रहे हैं कि जो 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है उसके लिए 200 अरब रुपए का एक इस्लामिक बॉन्ड इशू होना है, उसकी भी बातें हैं। तो ये अगर हो जाए टाइमली तो बहुत अच्छी बात है। और जो पिछले 5-6 महीनों में जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शटर हुआ है उसका रीज़न ये भी था कि अनाउंसमेंट हो जाते थे बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। तो इस जो आज की तकरीर है उससे काफ़ी मेजर्स तो अनाउंस हो गए हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान की बैकबोन है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा उससे होती है, उसका रिफंड का मसला भी हल किया जाए। और एक और भी उन्होंने बात कही, वो भी एक खुश आइन है कि जो GIDC का मसला है जो पिछले काफ़ी सालों से कोर्ट में है, उसका भी इंदिया दिया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, बल्कि कहा है कि कल काबीना में ये पेश किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा कि जो GIDC की मद में जो कन्फ्यूजन है, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर की है या टेक्सटाइल सेक्टर की है, उसको भी हल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ग्रेजुअली इस हुकूमत को ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमें बिजनेस कम्युनिटी के मसलों को हल करना है। सोहेल साहब, मेरे साथ इस वक्त आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको लगता है जैसा कि हुकूमत ने वादा किया था कि एक बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सरमाएदार का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इससे बढ़ेगा आपके ख्याल में? पॉजिटिव बजट आया है? आई थिंक बहुत पॉजिटिव है। बहुत उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी की सारी जो है इस स्पीच में उन्होंने ऑनर की हैं, और इसमें तमाम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। आप ये देखें कि उन्होंने स्पेशली SME, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में बैंक को जो है वो इंसेंटिवाइज किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ाएं। और यही एरियाज हैं कि जो मुल्क के अंदर जो है वो रोजगार के मौके पैदा करेंगे और एक फील गुड फैक्टर जो है वो आएगा। इसके बाद जो है उन्होंने ये सुपर टैक्स को जो खत्म किया है, आई थिंक ये भी एक बहुत बोल्ड नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए बोल्ड डिसीजन है। फिर उसके बाद जो है वो होल्डिंग कंपनी कॉन्सेप्ट की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव डिमांड है। फिर ये है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर
आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि हम तो ये इंडस्ट्री लगाने में और एक्सपेंशन में हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो सेल्स टैक्स जो है को इंपोर्ट स्टेज पर जो है उसका कितना बड़ा बर्डन होता है, और उसका कैश फ्लो का जो है वो बर्डन, ये सारा उन्होंने इसको खत्म कर दिया है। तो ये तो फैसिलिटेट किया है उन्होंने इसको। फिर इसके ऊपर जो है वो 5 साल का टैक्स एग्जेम्पशन ग्रीनफील्ड पर जो है वो कर देना। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज की टर्नओवर बढ़ाने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स को जो है वो खत्म कर देना, ये और कैपिटल लॉस को जो है वो अलाउ कर देना, उसका कैरी फॉरवर्ड। एक बात जो हम मतलब बाकी रह गई है, जो हम इनसे दोबारा राब्ता भी करेंगे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बजट में नहीं दिया तो वो एनुअल बजट में देंगे, और वो कैपिटल गेन टैक्स के रेट की रेशनलाइजेशन है। उन्होंने वादा किया था कि ये जो है रियल एस्टेट जो दूसरा एसेट क्लास है उसके पार कर देंगे। तो उस हिसाब से उसको 5%, 7.5% और 10% होना था, और 3 साल के बाद जो है वो एग्जेम्प्ट होना था। वो उन्होंने नहीं किया है, बट आई बिलीव कि वो अपना जो भी प्रॉमिस है उसको वो एनुअल बजट में जो है वो ऑनर करेंगे। फिर ये GIDC का इशू, फिर ये आरिफ साहब एक और अहम बात जो आज असद उमर साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जो नॉन फाइलर्स पर एक पाबंदी है कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन वो नहीं खरीद सकते अपने नाम पर। तो क्या ये पाबंदी रखना दुरुस्त है, और आपको लगता है कि इससे नॉन फाइलर इनकरेज होंगे फाइलिंग की तरफ जाने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सही है। मुझे इसका रिस्क ही लगता है कि वो पैसे फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आप अगर इनको नहीं अलाउ करेंगे कि वो मुल्क में रहें, और वो कहेंगे कि 50 लाख से ज्यादा जो है अगर वो नॉन फाइलर है तो वो नहीं खरीद सकता। मैं समझता हूँ वो कॉन्सेप्ट दोनों कार्स में भी ठीक नहीं है, और अगर कोई कार खरीदता है, आई थिंक वो 1300 सीसी से भी ज्यादा की खरीदता है तो बहुत हैवी टैक्सेस देता है वो। मैं देख रहा था कि वो 2.5 करोड़ की गाड़ी है, या 3 करोड़ 3.25 करोड़ की गाड़ी, उसमें 2.5 करोड़ टैक्स होता है, सिर्फ 80 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती है। तो वो उसको इतना बड़ा टैक्स छोड़ देना, और वो जाके दुबई में कार चलाएगा बड़ी, तो उसको, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में जाके लेगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल, लेकिन हुकूमत की दूसरी तरफ ये भी तो कोशिश है ना हबीब साहब के जो कैपिटल है वो फ्लाइट ना करे, वो कहीं दूसरी जगह पे जाके ना लगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी होनी है तो हो, लेकिन अगर हम इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे फाइलर्स को, पेनलाइज नहीं करेंगे नॉन फाइलर्स को, तो फिर यही 14 लाख हमारे पास फाइलर्स होंगे जो कि नॉन फाइलर शहजाद जो है वो नॉन फाइलर जब वो खरीदेगा तो आपके रिकॉर्ड पे आएगा ना। मतलब अगर बड़ी गाड़ी खरीदेगा तो वो आपसे जो है वो उसका तो रिकॉर्ड बनता है ना। अगर वो प्रॉपर्टी बड़ी खरीदेगा तो वो रिकॉर्ड, उसके पीछे आप जाएं और उनसे जो है वो टैक्सेस में उनको पेनलाइज करें, सब कुछ करें। लेकिन अगर वो वही उसकी वजह से वो पैसे मुल्क से बाहर ले गया तो आपने अभी तक तो कुछ नहीं कर सके हैं आप उनका, तो वो तो अपना नुकसान आप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जो है वो इकोनॉमिक रैशनल मुझे नजर नहीं आता, ज्यादा ये पॉलिटिकल लगता है कि वो दिखाया जाए कि हम छोटे लोग जो है वो कर रहे हैं और बड़े लोगों को हम वो कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमी को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक की मेंबर नेशनल असेंबली शंदाना साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। शंदाना साहिबा, ऑपोजिशन ने तो रिजेक्ट कर दिया इस बजट को। वो कह रही हैं कि ऑपोजिशन ने तो पहले ही मुस्तरद कर दिया था, जिस दौरान ये बजट पेश किया जा रहा था उस वक्त भी मुस्तरद कर दिया था उन्होंने। देखिए जी, जब आवाम का फायदा होने लगा तो ये बजट को मुस्तरद करें, जब इनके अपने अजीज को फायदा हो तो फिर तो बजट बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक बात बताती चलूं जी कि इस तरह का बजट पाकिस्तान में पहली दफा आया है जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और कॉमर्स फोकस्ड हो। ये पहली दफा पिछले 20 साल में, ये बल्कि 20 से भी ज्यादा 30 साल में पहली दफा ऐसा बजट आया है। और अगर ऑपोजिशन उसको रिजेक्ट करती, मैं तो बहुत खुश हूँ। देख लें, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है कि इनको कोई परवाह नहीं है मुल्क की मईशत की, इनको सिर्फ अपनी एलिटिस्ट एक स्ट्रेटजी जो थी, एक एलिटिस्ट लेकिन शंदाना साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल है जो हमारे प्रोग्राम में जुबैर साहब ने 2 दफा रेज किया है कि अगर इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं, सितंबर में आप एक लेकर आए थे अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में, उस वक्त क्यों नहीं इंट्रोड्यूस की गई? ये इतनी देर से क्यों ख्याल आता है? क्योंकि ये बिजनेस सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हर 3 महीने बाद आप एक बजट नहीं पेश कर सकते। ये इस माली साल के लिए तीसरा बजट है। कैसे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि बार बार पॉलिसी तब्दील नहीं होगी?
ये देखिए, अव्वल तो ये बजट है नहीं, जस्ट टू क्लैरिफाई, टेक्निकली ये मिनी बजट नहीं है। ये हमने फाइनेंस इसमें बिल दो में जो चीजें अमेंडमेंट की जा रही है, जी चलिए उस पे सुन बात लीजिएगा, करें। बात सुन जी, लीजिए, प्लीज बात सुन जी। लीजिएगा। अभी कहा ये था जो कि है बजट हमने है इस जी सुन लीजिए, कि ये 20-30 पहला साल जो से असर आपका नहीं है, आया था, अब कह रही हैं जी बजट। शंदाना साहबा, बात तो सुन ले सर, बात तो सुन ले। बजट में ये होता है, बजट एक आपका नॉर्मल एक साल में आता है, ठीक है। हमें जुलाई तक वेट करने की ऑप्शन थी, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना था। फर्क आपकी बिजनेस कम्युनिटी को, आपके इन्वेस्टर को पड़ना था। उनको जो कॉन्फिडेंस चाहिए थी, नहीं, उनको लास्ट आज चाहिए ईयर थी, क्यों नहीं उनको किया था जुलाई ये में वो अनाउंस? कॉन्फिडेंस, मैं बताती हूँ जी क्यों नहीं किया हमने। मैं पिछले जी 18 साल से हुकूमत पाकिस्तान के साथ कंसल्टेंट हूँ कॉमर्स पे। मैं 5 कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ रह चुकी हूँ। मैंने हर किसी के साथ ए पॉलिटिकल काम किया है, और मैं अभी भी आपको ये ए पॉलिटिकल बता रही हूँ कि ये बातें हम 10 साल से कह रहे थे, ये होने नहीं दे रहे थे। और इसको अनटैंगल करना बिटवीन फाइनेंस, बिटवीन कॉमर्स, बिटवीन इंडस्ट्री, बिटवीन द सूबास, क्योंकि आपकी 18th अमेंडमेंट आ चुकी है, इसको सिर्फ I think this ठीक is है, a मेरे पास very वक्त lame खत्म हो गया है। excuse. मेरे ख्याल से शंदाना से करना मुमकिन नहीं था, मुश्किलात पेश हो रही थी, और इस वक्त जो है हुकूमत ने जो बजट पेश किया है या जो अमेंडमेंट पेश किया फाइनेंस बिल में, वो कह रही है कि मिसाली है। बिजनेस कम्युनिटी से मोहम्मद सुहेल साहब थे, आरिफ हबीब साहब भी थे, वो भी कह रहे थे कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था उसको वापस उठाने की जरूरत थी, और इस बजट से वही होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।